हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी न्यू चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था। उससे पहले हम लोगों ने मोल कंसेप्ट फिनिश कर लिया है। तो आप अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके बनाएं। उसमें से आपका लगभग क्वेश्चन बनेगा, एक्सेप्ट एक टर्म बच गया था हमारा कंसंट्रेशन टर्म में, हमने नॉर्मलिटी ख़त्म नहीं किया था, आपको नहीं बताया था, क्योंकि नॉर्मलिटी बताने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत पड़ती है एन फैक्टर, जो हम आपको जिसको वैलेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो वो चीज़ आपको जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे उसकी निकालना आपको आ चुका होगा, क्योंकि एन फैक्टर निकालने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो वो इसलिए हम लोग जब वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देंगे आपको, तब हम आपको नॉर्मलिटी भी पढ़ाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि इस चीज़ जो यहाँ पढ़े हो कुछ कंसंट्रेशन टर्म, उसका वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी की थी, राइट। तो डिस्कवरी में हमने आपको बोला था कि बाकी तो क्या है, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसमें से कुछ पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना था। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज, प्रोटॉन का मास चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि इन सब वैल्यू के बारे में आपको क्वेश्चन में हो सकता है दे भी दे और नहीं भी दे। तो बेहतर यह है कि हमें उसे क्या करना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि वो क्या है, आपको वैल्यू निकाला हुआ डेटा है वो। ठीक है, वो चेंज होगा नहीं। कि अब चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होगा, -1 या फिर -1 यूनिट बोले। या फिर प्रोटॉन का भी मास चार्ज क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा और सिर्फ क्या होगा, साइन का डिफरेंस हो जाता है ना। या फिर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो इन सब वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसका यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज से थोड़ा सा आप जो पढ़ोगे तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि अब ये सब का यूज़ आएगा। ठीक है, चलो। पहला हम आप पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM वेव या फिर EMR। ठीक है, ये क्या है? देखो, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का ट्रांसमिशन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का ट्रांसमिशन आपको लाइट की वेलोसिटी से हो रहा हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का ट्रांसमिशन किससे, लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड से अगर हो रहा होगा तब उस वेव को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। ठीक है, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। ट्रांसमिशन ऑफ energy, transmission of energy in the form of wave with speed of light, with speed of light from one body to other is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहेंगे, जब एनर्जी का ट्रांसमिशन किस फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में होगा, लेकिन किस स्पीड से होगा, विथ स्पीड ऑफ लाइट। एक काम करोगे, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लिख लोगे। स्पीड ऑफ लाइट को C से इंडिकेट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, The transmission of energy in the form of wave with the speed of light, speed of light यहाँ देखा, from one body to another is called, क्या कहते हैं, EM wave कहते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट. एक और पॉइंट है, एक काम करो जल्दी से इसको नोट कर लो डेफिनेशन को. तो
थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। नोट अच्छा से बनाओगे सब लोग, क्योंकि नोट खुद से नोट करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम नोट प्रोवाइड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड magnetic field and direction of propagation इन EM वेव में तीन कंपोनेंट है हमारे पास, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इन EM वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आर म्यूचुअली perpendicular to each other, या इसको हम लोग बोलते हैं जब सब दोनों तीनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ओके, इसका इक्वेशन की बात करें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V क्रॉस B एंड E is perpendicular to B perpendicular to V। ये सब आपको जब क्वेश्चन बनाओगे तो डायरेक्ट देता है ये सब चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने कंपोनेंट है, तीन। कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये चीज़ है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जा रहा है, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, ओके। तो ये हो गया कंपोनेंट, आप चाहो तो अलग अलग कलर का पेन ले सकते हो, कंपोनेंट ऑफ बी। ये वाला हो गया कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी तरह से ट्रांसमिशन होता है उसका, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको। ये आजा, अब
चूंकि वेव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसलिए वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो वो हम लोग पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ईएम वेव पे। हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, यानी एक वेव को हम कितने तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है, उसका क्या क्या कैरेक्टर होगा वो हमको देखना है। तो पहला है हमारे पास वेव लेंथ, वेव लेंथ। वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। ये क्या है, लैम्डा, यहाँ पे बी साइलेंट है, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ क्या है, देखो ओके। तो इसमें ऊपर वाला जो कुबर नजर आ रहा है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये नीचे जो है आपको डेप्थ है, ये है कहलाता है ट्रफ, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ एनी टू लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, ये नहीं कि हमने क्रेस्ट अगर लिया है तो ये क्रेस्ट ले रहे हैं और दूसरा अगला क्रेस्ट ये नहीं, कॉन्जिक्यूटिव यानी अगर ये ले रहे हैं तो ये लेंगे अगला वाला, अगर ये ले रहे हैं तो ये लेंगे, अगर ये ले रहे हैं तो इसके अगला वाला, ठीक है। या फिर हम ट्रफ की बात करेंगे तो अगर हम ये वाला ट्रफ चूज करेंगे तो इसका अगला ये वाला, या ये करेंगे तो ये वाला, ये दोनों के बीच का, ठीक है। तो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, वेव लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो लिखोगे इसका डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive crests और troughs is called, क्या कहेंगे उसको, वेव लेंथ। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, आजा इसका यूनिट की बात करें जो हमारे काम का है, तो पहले तो SI यूनिट की बात करेंगे। SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ, वो क्या होगा, तो वो होगा मीटर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यूनिट हमें यूज में आएगा नहीं। वेव लेंथ का जो यूनिट है, ये SI यूनिट क्या है, मीटर, ये आपको कहीं बहुत रेयर दिखेगा, आपको ये चीज़ बहुत कम जगह नज़र आएगा। तो नज़र क्या आने वाला है, तो अदर यूनिट की बात हम करें तो वो आएगा आपको एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी अगर आपको क्या दिया रहेगा, जैसे 10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दिया है, तो 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, दूसरा है नैनोमीटर, ये होता है 10⁻9 मीटर। ये सब वैल्यू जो बता रही हैं सबको आपको याद रखना होगा क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रोमीटर, (10⁻⁻6), पिकोमीटर,
-12 मीटर, फेम्टोमीटर ये वैल्यू आपको हर हाल में याद रखना होगा, स्पेशली ये दोनों, उसके बाद ये वाला और ये वाला तो यहाँ पर थोड़ा कम यूज होगा, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻10 मीटर और नैनोमीटर का मतलब 10⁻9 मीटर। कंफ्यूज ना हो तो देख लो, नैनो मतलब स्टार्ट किससे होता है, एन से, और 9 भी स्टार्ट होता है एन से। अब याद रहेगा, नैनो में -9, एंगस्ट्रम में -10, यही दोनों हमें ज़्यादातर आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे देख रहे हैं। चलिए आ जाओ। अब है दूसरा टर्म है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये था वेवलेंथ, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। इसको है बोलते हैं नू। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कौन से टर्म से, नू से। जैसे वेवलेंथ को किससे कहते हैं, लैम्डा से, तो इसको नू से। ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना वेव पास करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे नहीं बोलता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है बोलने की, या तुम्हारी टाइपिंग की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कहने का मतलब वो टाइम फिक्स कर देगा, आपको 2 सेकंड दे देगा। अब बोलेगा कितना टाइप किया, तो 2 सेकंड में मान लो उसने 10 किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 20 किया, सबका अलग अलग टाइपिंग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वेव की। वेव क्या है, तो किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में, यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया, 1 सेकेंड दिया, उसमें कितना वेव पास करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, आजा। तो इसका यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। ओके, एंड 1, लेकिन हर्ट्ज प्रॉब्लम यह है कि यूज होगा नहीं। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 1 साइकिल पर सेकेंड, यानी CPS, या फिर 1 पर सेकेंड। यानी आपको ज़्यादातर जो होगा यूज, अगर 1 हर्ट्ज दिया हुआ है, इसका मतलब आपको कितना दिया है, पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अदर यूनिट की बात करें अदर यूनिट में आपको इसका हो गया पहला मेगा हर्ट्ज, ये होगा 10⁻6 हर्ट्ज। दूसरा है माइक्रो हर्ट्ज, ये है 10⁻⁻6 हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, चलो ऐसे और इस तरह से आएगा, बहुत सारा है, लेकिन इतना काफ़ी है हमारे लिए। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं दूसरा टर्म। ओके, चलो तीसरा है स्पीड। थर्ड है हमारे पास स्पीड। थर्ड टर्म है स्पीड। स्पीड ऑफ वेव, ये क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a wave in
1 सेकेंड या स्पीड ऑफ ए वेव इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्पीड ऑफ वेव किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के, किसके? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। दैट इज v बराबर वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो जल्दी से नोट करो। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा तो जानते ही होंगे, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो, तो ये हो गया स्पीड ऑफ वेव। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें और बात करनी है पहले। अब हम लोग आ सकते हैं ईएम वेव पे थोड़ा सा, फिर चलेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला नोट करके लिखेंगे पॉइंट, जितनी भी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव transmitted, all electromagnetic wave transmitted with speed of light। यानी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड, वो ट्रांसमिशन का जो स्पीड होता है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से देखो तो देन अभी स्पीड ऑफ वेव बराबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इस तरह से स्पीड ऑफ वेव, यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बराबर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी बराबर c/λ होगा। और इसमें जो है c देख तो कांस्टेंट वैल्यू है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दैट इज, या इसका मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसा रिलेशन हो गया? उल्टा रिलेशन हो गया। ये कैसा है? कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? वेवलेंथ के। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर वेव के बारे में बता देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी है। ये बात एकदम ध्यान रखना, दोनों में रिलेशन कैसा है? उल्टा रिलेशन। यानी ये उल्टा रिलेशन का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन है वो देख लो, और इस ट्रेंड को याद कर लोगे क्योंकि ये ट्रेंड की हमें ज़रूरत है। देखो, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना, इसका आपको यूज़ जो है खासकर जब 12 में जाओगे, 12 में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, वहाँ से हर साल आपको बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इस चैप्टर का यूज़ आएगा आपको ज़्यादातर। यानी केमिस्ट्री से ज़्यादा आपको फिजिक्स में फ़ायदा कर जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे इसको। ओके, तो सबसे पहले आर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। ये 7 जो हैं, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब आपसे बोला जाए कि बताओ माइक्रोवेव जो है ये वाला, इसकी स्पीड क्या होगी?
क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वहीं अगर पूछा जाएगा इसका कॉस्मिक रेज का, तो इसका भी सेम, क्योंकि ये क्या है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होता है, सेम होता है। वो क्या स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये क्या है, आपको रेडियो वेव है जिस पे हम लोग गाना सुनते हैं। ये क्या है, माइक्रोवेव है जिस पे हम लोग पिज्ज़ा बनाते हैं। इंफ्रारेड है ये क्या है, इंफ्रारेड, जो हमारे बॉडी से निकलती है। ये है विजिबल, जो जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, हम लोग इसी को देखते हैं, विजिबल। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, जिससे हमारे स्किन कैंसर होते हैं। ये एक्सरे हो गया, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। और ये हो गया गामा रेस, और ये हो गया कॉस्मिक रेज। इसके बारे में आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। ओके, एक्सरेस के बारे में मालूम है, एक्स का एक्स नाम क्यों है, नहीं पता? देखो हुआ क्या था, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते वक्त, मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जो चीज़ अननोन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि हाँ फला चीज़ एक्स है और ये फला वाई है, मान लेते हैं। उसी तरीके से जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, रुंटगेन ने किया था इसका एक्सरे का, तो इसने क्या किया, तो उस वक्त इसको पता नहीं चला क्या है, तो इसने नाम दिया कि ये कोई एक्स है, ठीक है, एक्सरे है कोई। और लेटर बाद में क्या हुआ कि इसका नाम ही पड़ गया एक्स है, उसको फिर दूसरा चेंज ही नहीं किया गया, तो इसलिए एक्स रेज है ये, ठीक है। चलो, तो ये था सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें क्या होगा, जब आप इधर से इधर मूव करोगे, इधर से रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज की तरफ, तो अब आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो बता दो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, उल्टा। ये बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो तो यहाँ तक। चलो अगला हमारा टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, नू बार। ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स present in 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना वेव मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर ये बराबर होता है 1/λ। इसके बराबर होता है वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है। यानी अगर आपको वेव नंबर निकालना तो आपको क्या चाहिए होगा, लैम्डा की जरूरत पड़ेगी। इसका यूनिट बता दो, क्या हो सकता है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो। एंड द लास्ट टर्म देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड। हो गया, चलो। एंड द लास्ट है, फिफ्थ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, यानी हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
इसको लिखोगे हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ इसको क्या कहेंगे, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके, चलिए, तो ये था किसी वेव के बारे में हमें कुछ जानकारी, ठीक है, कि कोई वेव है तो उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा, तो वो हम लोगों ने अभी देख लिया। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलो, तो अब तक जो हमने पढ़ा है उस पर एक छोटा छोटा 2 क्वेश्चन है। मेजर एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है, इसका अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उस पे वहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपका यूज़ पे आया है, उस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द वेव नंबर, और वेव नंबर निकालना है, लेकिन किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स। हमने अभी भी पढ़ा था वेव नंबर का यूनिट क्या था, मीटर इनवर्स था। यहाँ पे क्या पूछा है, सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन है, ऑफ वेवलेंथ आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे, तो वेव नंबर अभी आपने पढ़ा था, क्या था, नू बार बराबर 1/λ, यही था। तो देखो तो लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है, 1/6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अब पूछ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स में, तब क्या करोगे, यहाँ तो एंगस्ट्रॉम है, इसको चेंज करेंगे, 6000 तो ऐसे ही रहेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, बोलो, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना होगा, इसको 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100। तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻10 इंटू कितना, 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 10 का पावर 2। तब देखो तो दोनों का बेस सेम, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 10 प्लस 2 कितना हो गया, देखो तो 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो अब 10⁻⁻8। तो देखो तो कितना हो गया, इसको ले जाओ ऊपर, 10⁻8 और नीचे में 6000 कितना आ गया, ये 3 से कट जाएगा, 1/6 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेव नंबर। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। ओके, अब यहाँ पे पूछ दिया है फ्रीक्वेंसी, दिया हुआ है वेवलेंथ, तो कैसे निकालोगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है, वो किसका दिया है, देखो ना, येलो रेडिएशन। येलो का मतलब जो हमें दिखता है, हमें कौन सा कलर वेव दिखता है, विजिबल रेडिएशन दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने कितना पढ़ा था, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, है ना। तो विजिबल में कौन कौन आता है, विब्रियो आ जाता है, येलो भी आता है। यानी ये जो दिया है ये कौन सा है, विजिबल वाला है। तो विजिबल का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, वेवलेंथ। तब क्या करोगे, तो अभी हमने पढ़ा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सबकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। यानी c बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यही था, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, c/λ। अब c की बात करो तो c तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वो हम लोग जानते हैं कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितना है, 6000 इंटू 10⁻⁻8, सॉरी -10, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया मीटर, होगा। अब देखो तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद यहाँ से 3 0 से 3 0 कट गया, 3 से 3 दूना 6, 1/2 इंटू
और ये हो गया 10 टू द पावर 5, ये हो गया ऊपर 10 टू द पावर 15 मीटर आंसर। ठीक है, कैसे हुआ? अच्छा ये मीटर कैसे आया देखो, सॉरी मीटर कैसे नहीं आएगा, सॉरी मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पर इनवर्स। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड होता है। देखो आ भी गया पर सेकंड, मीटर और मीटर कट गया, ये सेकंड कहाँ है? नीचे है, तो पर सेकंड। चलिए ये था आपको इस पे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग बना लेना SW के फॉर्म में। ठीक है, जल्दी से नोट करो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस पे हम लोगों ने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, उस पे एक दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है रेशियो किसका? स्पेसिफिक चार्ज का, किसके? प्रोटॉन के और अल्फा पार्टिकल के। तो क्या करना है? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? E/m किसका? प्रोटॉन बाय E/m किसका? अल्फा का। यही है, बोलो। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1 यूनिट, और मास भी हाइड्रोजन के कंपेयर में कितना है? 1 बाय अल्फा। अल्फा पार्टिकल के बारे में बात किए थे, ये क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी यहाँ पे चार्ज क्या है? 2 यूनिट, और मास क्या है? 4 यूनिट। तो अब पुट कर दो, तो देखो चार्ज की जगह पे 2 और मास की जगह पे 4, ये हो गया अल्फा का। देखो तो कट गया, कितना आया? 1/2 यहाँ से, यानी ये गया ऊपर, ये हो गया 2, तो क्या होगा? 2:1। आंसर फर्स्ट। ये अल्फा किसके कंपेयर में हम लोग बात कर रहे हैं? ये हाइड्रोजन से हम कंपेयर करके ये निकाले हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका चार्ज कितना हो गया? 2 यूनिट, और मास कितना हो गया? 4 यूनिट। और प्रोटॉन का, प्रोटॉन की बात करें तो मास 1 यूनिट, और चार्ज भी कितना है? 1 यूनिट। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे हमारा। देखो क्या कह रहा है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, वैल्यू ऑफ यानी E/m यानी स्पेसिफिक चार्ज का। ये है ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में EPn अल्फा है। तो देखो कैसे निकालोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चारों का निकालना पड़ेगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन का। फॉर न्यूट्रॉन E/m क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इस पर चार्ज ही नहीं होता। मास तो होता है लेकिन इसका चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका EM बाई वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। चलो दूसरा हम बात करते हैं फॉर प्रोटॉन की। तो इसका E का वैल्यू 1, मास का वैल्यू भी 1। हम लोग किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन के। तो इस तरह से E/m का वैल्यू कितना हो गया? 1। चलो फिर फॉर अल्फा पार्टिकल्स की बात करो, बोलो। चार्ज का वैल्यू 2 यूनिट, मास 4 यूनिट। तो वैल्यू क्या हो गया E/m का? 2/4 मतलब 0.5। एंड द लास्ट कौन बच गया? एक इलेक्ट्रॉन। फॉर इलेक्ट्रॉन बोलो, E का वैल्यू 1 यूनिट और मास 1/1837। यही आया था ना, कंपेरिजन किए थे। तो देखो तो E/m का वैल्यू क्या आ गया? 1/1837। अरे 1857 नहीं है ये, ठीक है, क्या है ये? 1837। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1837। यानी देखो तो अब इलेक्ट्रॉन का आ रहा है स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू 1837, अल्फा का 0.5, प्रोटॉन का 1 और इसका 0। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा का, तब न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, सबसे ज़्यादा इसका ज़्यादा वो बाद में। तो सबसे ज़्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, फिर न्यूट्रॉन, यानी चौथा आंसर। ठीक है, चलो तो ये था स्पेसिफिक चार्ज में। हाँ, ये वाला जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब खूब आते हैं।
ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे जो आज पढ़े हो वेव के बारे में, उसका यूज़ होगा वहाँ पे। अब वहाँ से जो हमारा एप्लीकेशन सब ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे। तो आप चाहो तो थोड़ा सा बुक भी पढ़ सकते हो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एंड देन पढ़ाएंगे तो चाहो क्या होगा और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।